नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में लोकसभा का चुनाव का दौर खत्म हो गया। रिजल्ट भी घोषित हो गया। रिजल्ट में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए ज़्यादा से ज़्यादा सीट प्राप्त की, लेकिन जो इंडिया गठबंधन था वह भी पीछे नहीं था। इंडिया गठबंधन भी ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाने की कोशिश की, लेकिन मैंने आपको ये पहले बताया था कि इंडिया गठबंधन वाले जो है बीजेपी यानी इंडिया के पीछे पड़े थे और 400 का जो उनका नारा था, यानी 400 पार जो जाने का उनका नारा था, तो एक एक सीट पर, हर सीट पर जो है सवाल था। सवाल यह था कि अगर भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए को अगर 400 के पार जाना है तो एक एक सीट को समझना होगा। आपने देखा था कि उत्तर प्रदेश की जो सीट है, तो उत्तर प्रदेश जो है उसमें आधे से ज़्यादा सीट करीब जो है वो भारतीय जनता पार्टी हार गई। उसका मुख्य कारण मैं आपको बता दूं, मुख्य कारण ये था कि कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ को अनदेखा करना। यानी जो आपको रणनीति मैंने पहले बताई थी कि योगी आदित्यनाथ को हटाने का प्लान जो इनका था, यह ऐसा तो नहीं है कि योगी आदित्यनाथ एक पागल मुख्यमंत्री हैं, उनको पता है। योगी आदित्यनाथ की सुझाई हुई जो लिस्ट दी गई थी यानी आला कमान को, यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, उस लिस्ट को अनदेखी करते हुए इन्होंने नए नामों का चिन्हित किया। और सबसे बड़ा सवाल, अगर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की हम बात कर लें तो प्रयागराज की जो सीट है, तो प्रयागराज में जो आपके पूर्व राज्यपाल थे केसरीनाथ त्रिपाठी, बहरहाल वो नहीं है, उनके लड़के नीरज त्रिपाठी को जो है टिकट दे दिया गया। तो आपको मैं बता दूं कि 2014 में भी टिकट जो दिया गया था वह श्यामाचरण को दिया गया था, वह भी समाजवादी पार्टी से आए थे। उसके बाद 2014 के बाद जब 2019 का चुनाव था, उसमें जो है वो टिकट रीता बहुगुणा जोशी को दे दिया गया था, जो कि कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आई थी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज की जो सीट है, तो प्रयागराज की सीट उत्तर प्रदेश में अहम सीट है और मायने रखती है अपने आप में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ जो है एक जुआ खेलने का काम करती है। जुआ खेलने का मतलब समझ लीजिए, जो कार्यकर्ता और नेता मेहनत कर रहे हैं उनको टिकट नहीं दिया जाता है। जो दलबदलू टाइप के आते हैं, जिनको कोई नहीं जानता है, उनको टिकट दे दिया जाता है। और यही हुआ। नीरज त्रिपाठी का जो राजनीतिक करियर है वह कुछ भी नहीं था। नीरज त्रिपाठी जो है एक हाई कोर्ट यानी जो है अधिवक्ता के तौर पर जो है कार्यरत है, वो कार्य करते हैं। उनकी राजनीतिक पहचान की अगर हम बात करें तो उनकी राजनीतिक पहचान यही है कि केसरीनाथ त्रिपाठी यानी वो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं और राज्यपाल भी रहे हैं, उनके लड़के हैं, उनकी यही पहचान है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की हम बात करें तो इंडिया गठबंधन में जो उज्ज्वल रमन सिंह जो चुनाव जीते हैं कांग्रेस से, तो वह जो है रेवती रमन के लड़के हैं। और कुंवर रेवती रमन, आपको पता है कि वह कई बार जो है सांसद और विधायक यानी उत्तर प्रदेश की जमुना नगर के करछना तहसील से रहे हुए हैं और प्रयागराज से सांसद भी कई बार रहे हुए हैं। उनके लड़के यानी उज्ज्वल रमन थे। तो एक तरफ जो है केसरीनाथ त्रिपाठी के लड़के नीरज त्रिपाठी भाजपा से थे, एक तरफ जो है उज्ज्वल रमन यानी रेवती रमन के लड़के उज्ज्वल रमन थे। अब इन दोनों में जो है कांटे की टक्कर की लड़ाई तो शुरू हुई। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब नीरज त्रिपाठी के नाम का ऐलान हुआ तभी जो कार्यकर्ता बीजेपी के थे उनमें खलबली मच गई। क्योंकि टिकट, मैं आपको बताऊं कि प्रयागराज के ही कई बार के मंत्री रहे नंद गोपाल गुप्ता नंदी की पत्नी अभिलाषा नंदी का भी नाम उछला था कि इनको बीजेपी से यानी भाजपा से टिकट मिल सकता है। हालांकि उन्होंने पूरी तैयारी भी की थी और अभिलाषा नंदी नंद गोपाल की पत्नी प्रयागराज से 2 बार मेयर भी रह चुकी हैं, तो उनकी तैयारी थी, लेकिन उनका नाम जो है कट गया। वर्तमान जो सांसद थी रीता बहुगुणा जोशी, उनका भी टिकट काट करके और नीरज को लाया गया। यानी बहुत सारे नाम जो है, मैं आपको बता दूं, तमाम जो है समाजवादी पार्टी के रईस जो शुक्ला थे वह समाजवादी पार्टी छोड़ करके, जो कि नंदी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, वह भी आए थे भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए थे। उनको भी लगा था कि भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी। यानी भारतीय जनता पार्टी टिकट के लिए बहुत लोग प्रयास किए थे, लेकिन किसी को टिकट नहीं मिला। और नीरज त्रिपाठी जो कि जिसको कोई व्यक्ति जानता भी नहीं था कि इनको टिकट मिल सकता है, लेकिन उनको टिकट भारतीय जनता पार्टी ने प्रयागराज में एक तरीके से जुआ खेला था। और मैं आपको बता दूं, मैंने जब टिकट इनके नाम की जब घोषणा हो गई थी तभी मैंने जो है एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने जो है साफ साफ दिखाया भी था कि आखिर क्यों हार रही है भारतीय जनता पार्टी प्रयागराज से। बहरहाल उस वीडियो को 4 से 5 हज़ार लोगों ने देखा भी था, हमारे यूट्यूब पे है, आप इसी सच तक 24 न्यूज़ में जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं।
कि जब नीरज त्रिपाठी का नाम की घोषणा हुई थी प्रयागराज में, तभी मैंने उस वीडियो को चलाया था कि प्रयागराज की सीट जो है बीजेपी के झोली से बाहर जा रहा है, यानी बीजेपी यहां से हार सकती है। अब उसको मैं आपको बता दूं, इंडिया गठबंधन में जब समाजवादी पार्टी उज्ज्वल रमण सिंह वहां से इस्तीफा दे करके कांग्रेस ज्वाइन किए, और कांग्रेस के सीट पर, जैसा कि आप जानते हैं प्रयागराज सीट गठबंधन जो जब समाजवादी और कांग्रेस का समझौता होता है तो यह सीट कांग्रेस की झोली में चली जाती है। तो कांग्रेस सीट से जब ये रेवती रमण के लड़के उज्ज्वल रमण कांग्रेस ज्वाइन किया, इन्होंने जब लड़ा तो उन्होंने सबसे पहले आपके अनुग्रह नारायण, जो आपको मैं बताऊं कई बार के विधायक रहे हैं और प्रयागराज से ही सहारुत्तरी से, उनसे, वो सबसे सीनियर नेता माने जाते हैं, उनसे जब सलाह लिया गया तो उन्होंने बताया कि अगर कोई इसमें लड़ने योग्य है तो वह रेवती रमण के लड़के उज्ज्वल रमण, और प्रत्याशी भी ठीक हैं। कारण ये है, इसके अलावा गठबंधन के पास कोई चेहरा नहीं था प्रयागराज से चुनाव लड़ने के लिए। इसलिए कि मैं आपको बता दूं कि उज्ज्वल रमण सिंह के लड़के जो उज्ज्वल रमण सिंह यानी रेवती रमण सिंह के लड़के जो उज्ज्वल रमण है, इनका जो क्षेत्र में वर्चस्व है वो काफ़ी है, क्योंकि इनके पिताजी कई बार के विधायक करछना से और 3 बार के प्रयागराज के जो है वो 2-3 बार जो है सांसद भी रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि रेवती रमण सिंह की जो है जो वर्चस्व है वो काफ़ी है। ठाकुरों की वोट भी काफ़ी है, यादवों की वोट भी इनको मिली है, मुस्लिम समुदाय की वोट भी इन्हें मिली है, और पटेल वर्ग भी इन्हें दिया है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो यमुना पार की जो सीटें हैं, मेजा, करछना, बारा और कोरांव, ये चारों विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा सीट वोट जो है वह उज्ज्वल रमण को मिला, और प्रयागराज शहर में भी वोट इनको मिला। इसलिए जो है इनकी जीत लाख वोट के करीब जो है उज्ज्वल रमण को जीत मिली। वहीं अब अगर जिक्र कर लिया जाए तो स्मृति ईरानी, यानी जो है प्रयागराज के बाद जो है अमेठी की स्मृति ईरानी, जैसा कि अभी आपने उनका इंटरव्यू भी देखा था, सड़क छाप वाली भाषा और राहुल गांधी को बराबर चैलेंज करने वाली, और उसके बाद तमाम जो है राहुल गांधी को लेकर के यह छीटाकशी करती रहती हैं। तो स्मृति ईरानी को भी इस बार जो है बुरी तरह उनको हार खानी पड़ी। हालांकि स्मृति ईरानी को लगा नहीं था कि हम चुनाव हार जाएंगे। स्मृति ईरानी अपने आप को दबंग महिला बीजेपी की मानती हैं, और बीजेपी के नरेंद्र मोदी के काफ़ी करीब मानती हैं कि हमें तो कोई जो है हरा ही नहीं सकता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्मृति ईरानी इस बार जो है वो हार गई, और हारी किससे, जो सोनिया गांधी यानी गांधी की जो जिसको पीए कहा जाता है, उनसे यह चुनाव जो है हार गई। हालांकि राहुल गांधी वहां से पहले चुनाव लड़ना था, लेकिन वो रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़े, राहुल गांधी जो है रायबरेली से चुनाव जीत गए। लेकिन स्मृति ईरानी चुनाव हार जाना और कंगना रनौत का चुनाव जीत जाना, हिमाचल के मंडी से कंगना रनौत थी, वह चुनाव जीत गई। वहीं मैं आपको बताऊँ पवन सिंह जो है वह चुनाव हार गए काराकाट से, लेकिन पवन सिंह जो है हार तो गए लेकिन बीजेपी को जीतने नहीं दिया। उपेंद्र कुशवाहा जो थे वह हार गए, वहाँ राजा राम मतलब जो है तीसरा पक्ष वहाँ जीत गया, न बीजेपी जीती न निर्दलीय जीती। वहाँ जो है गठबंधन, यानी वहाँ भी सिस्टम ठीक ही था, गठबंधन की स्थिति बन गई। और आप समझ लीजिए कि आजमगढ़ से निरहुआ दिनेश लाल यह भी चुनाव हार गए। निरहू की जगह पे जो है वहाँ जो है आपको याद ही है धर्मेंद्र यादव, वो चुनाव जीत गए। और नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें वाराणसी से, तो शुरू के रुझान में नरेंद्र मोदी की जो स्थिति थी वह थोड़ा सा डाउन थी, लेकिन प्रधानमंत्री हैं उनको तो कौन हराएगा। हालांकि नरेंद्र मोदी 1.5 लाख वोट से जो है वो जीते। जबकि राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी जो है वह वायनाड से और रायबरेली से, दोनों जगह से वो 4-4 लाख वोटों से जो है वह विजयी हुए। यानी कहीं ना कहीं जो गठबंधन है वह इस बार काफ़ी बढ़त बनाया और कायदे से जो है उसने चुनाव लड़ा, और गठबंधन की सीट भी ज़्यादा आई। अब प्रधानमंत्री को लेकर के जो जिक्र किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आखिर बनेगा कौन, तो मैं आपको बताऊं कि राहुल गांधी, जैसा मैंने आपको वीडियो में पिछले भी बताया था कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो उसमें नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन अगर गठबंधन की सरकार होगी तो उसमें प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। लेकिन राहुल गांधी के अलावा 2 प्रधानमंत्री का नाम और उछाला जा रहा है, जिसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। यानी राहुल गांधी को जो है किसी न किसी को समेटना होगा, चाहे उप प्रधानमंत्री का या जो है गृह मंत्री का दर्जा मतलब बता करके कि आपको पद देंगे, इस तरीके से लालच दे करके राहुल गांधी सरकार बना ही सकते हैं। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि अगर राहुल गांधी सरकार नहीं बना पाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने वो हाल कर दी जैसे कि अग्निवीर वालों की हाल हो गई, कि अग्निवीर स्थिति की आप समझते हैं 4 साल की नौकरी। यानी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी अगर सरकार बनाते भी हैं तो आप समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार कितने दिन चलेगी, कब लुढ़क जाएगी, कोई भरोसा नहीं है। यानी अल्पकाल की सरकार बनेगी। कारण ये है कि अब जो है जो विपक्ष होगा वो मजबूत होगा, चाहे विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी बैठे चाहे गठबंधन बैठे, लेकिन विपक्ष इस बार जो है वो मजबूत रहेगा।
दोस्तों इस चुनाव से जो है एक सीख तो अच्छी मिली कि 22 जनवरी 2024 में जब अयोध्या के राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, उस समय ये लगा था कि अयोध्या मंदिर के नाम पर पूरे देश में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन सबसे शर्मनाक हार जो है अयोध्या में ही मिली और अयोध्या में गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से हरा दिया। आप समझ लीजिए कि अयोध्या, तो आप मुख्य पॉइंट आप समझ लीजिए कि अयोध्या में ये क्यों हार गए। अयोध्या में इनके हारने का मात्र कारण ये था कि जो अयोध्या के लोग थे वह खुश नहीं थे। खुश इसलिए नहीं थे कि अयोध्या में राम मंदिर बना, अयोध्या उनको तो गर्व की बात है कि अयोध्या में राम मंदिर बना, पूरा देश वहाँ दर्शन करने आ रहा है, रामलला के जो है प्राण प्रतिष्ठा बाल स्वरूप स्थापित हो गए, यह बात को खुशी है। लेकिन वहाँ की जो स्थानीय जनता है उसका मुआवजे की स्थिति को लेकर के लड़ाई और उसको जो है सहज न महसूस करना, उसको तमाम प्रकार की दिक्कतें झेलना, और इनके जो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में 108 दिन का जो लाइव टेलीकास्ट किया गया था कि पूरा देश जो है अयोध्या को जो है स्वर्ग जैसा समझ रहा था, लेकिन अयोध्या के जो लोगों की स्थिति थी उसको नज़दीक से न जान पाना, यह भारतीय जनता पार्टी की जो है मुख्य हार यही है कि वहाँ के जो प्रत्याशी थे या जो आलाकमान जो बड़े नेता थे, अयोध्या के जो लोकल लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनसे कभी मुलाकात नहीं की, कभी उनसे पूछने की कोशिश नहीं की कि आखिर आप जो है आपको क्या दिक्कत है या क्या प्रॉब्लम है मुआवजे को लेकर के, या असहज क्यों महसूस कर रहे हैं, आपको क्या मतलब, किसी भी प्रकार की जो है केवल ये हवा में चुनाव ये लड़ते रह गए। तो जो चित्रकूट और अयोध्या, इन दो धामों में जो अहम धाम है, इन दोनों सीटों से भारतीय जनता पार्टी हार गई। बस एक नारा था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे भक्तों, राम को लाए नहीं हैं, राम आपको लाए हैं। तो इसलिए कहने का तात्पर्य है, इसी गाने के सहारे ये पूरे देश में चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन वह उल्लू इनका सीधा नहीं हुआ। अब देखना ये है कि सरकार बनती किसकी है। एक तरफ राहुल गांधी ताल ठोक रहे हैं और एक तरफ नरेंद्र मोदी भी जो है ताल ठोक रहे हैं। नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा हमको जो है सीट मिली, हमको बहुमत की ओर हम जा रहे हैं, हम सरकार बनाएंगे। लेकिन पूरे देश में आप समझ लीजिए कि जो चुनाव जिस तरीके से लड़ा गया और जिस तरीके से परिणाम आए, तो उत्तर प्रदेश का जो परिणाम है वह सोचने योग्य है और उत्तर प्रदेश का परिणाम बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और योगी आदित्यनाथ की जो भूमिका है वह इस चुनाव में भी अहम रही। अब हालांकि अंदर में क्या चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, नरेंद्र मोदी की अनबन की बातों को लेकर के हमने आपको कई वीडियो बनाए हैं, कई बार हमने आपको दिखाया है। अब 2000 जो है 17 सितंबर को मोदी का 75 साल भी पूरा हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में एक खुन्नस तो है ही कि आखिर अगला प्रधानमंत्री अमित शाह बनेंगे या योगी आदित्यनाथ बनेंगे, इसको भी लेकर के जो है जिक्र है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि गठबंधन जो है वह ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेकर के आया है। अब अगर सरकार बनाएगा भी नहीं तो आप समझ लीजिए कि सुचारू रूप से जो है सरकार चलने भी नहीं देगा। जैसा कि इनका 400 के पार का नारा था कि हम 400 पार जाएंगे, तो ये अपने से लिख लेते हैं कि हम 400 पार जाएंगे, हम दिल्ली में इतना सीट जीतेंगे, हम मध्य प्रदेश में इतना सीट जीतेंगे। अब एक बार जिक्र आप कर लीजिए कि मीडिया की, तो मीडिया की कोई गलती नहीं है। आपको 2023 का जो है इलेक्शन याद होगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना, जो चुनाव हुए थे 4-5 राज्यों में विधानसभा का, उसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में मीडिया ने जबरदस्त कांग्रेस की बढ़त दिखाई थी और कांग्रेस की बनती हुई सरकार दिखाई थी। लेकिन हुआ क्या, आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी अचानक सरकार बनाई, अब भारतीय जनता पार्टी की सीट सबसे ज़्यादा आई। तो वही मीडिया का हाल है, मीडिया ने यहाँ जो है 400 के पार जो है इनको दिखाया एनडीए को, लेकिन स्थिति ये हुई कि 300 तक भी यह नहीं पहुँच पाए। तो कहने का तात्पर्य है मीडिया अपना काम करता रहता है, मीडिया को जो रुझान, क्योंकि जनता जनार्दन जो है वो सर्वोपरि है और जनता की जो आवाज़ है वह अब मीडिया भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर जिक्र करवाऊँगा, इसको आप याद रखिए कि जो मीडिया है वह मीडिया में दो पार्ट है। यूट्यूब, जितने बड़े पत्रकार यूट्यूब चैनल सोशल मीडिया में काम करते हैं, उन्होंने आपको सही खबरें दिखाया है कि गठबंधन जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीट बना रही है और एनडीए जो है घट रही है। लेकिन गोदी मीडिया, जितने टेलीविज़न चैनल थे, जो पैसे वाले चैनल हैं, वो बराबर जो है तारीफ़ कर रहे थे, जय जयकार कर रहे थे। जैसा आप जानते हैं, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोल भय आस, राज धर्म धन तीन की होई बेगी नाश, आप तो पता है आपको, गोस्वामी जी ने ये लिखा था। लेकिन नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं जो है अहंकार जो है, अमित शाह को अहंकार हो गया था, नरेंद्र मोदी को भी अहंकार हो गया था। जैसा कि उन्होंने कहा था 10 लाख के पार से जो है बनारस जीतेंगे, लेकिन ऐसा हुआ कि 1.5 लाख के पार से बनारस जीते। लेकिन ऐसा है कहीं अगर कॉमेडी एक्टर श्याम रंगीला को टिकट मिल गया होता तो हो सकता है यह 1.5 लाख में भी वोट काफ़ी बैलेंस कम हो गई होती। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अमित शाह, यह दोनों जो है अच्छे वोटों से, यानी 8-10 लाख वोटों से जो है यह विजयी हुए हैं।
अब बीजेपी में प्रधानमंत्री की जो दावेदारी है वह किसकी होगी, यानी बीजेपी में प्रधानमंत्री के कई दावेदार हैं। जैसा कि आपको मैं बताया कि शिवराज सिंह चौहान 8 लाख से जीते हैं, वह भी दावेदार हैं, अमित शाह भी हैं, तमाम लोग हैं। अब देखना ये है कि सरकार बनती किसकी है। बने रहिए आप भी, और अगले वीडियो में हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे। हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।